उधर कर्नाटक में 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले सीएम बनने जा रहे सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम बनने जा रहे डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे। डीके शिव कुमार का कहना है कि मैं यहां पर अपने नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित करने के लिए आया हूं, क्योंकि उन्होंने पसीना बहाया है। हालांकि दोनों नेता मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम पर पार्टी आलाकमान से बात करने भी आए हैं। दोनों नेता इसको लेकर सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। I don't want to speak anything. Just we are coming here, we want to meet our leaders, invite our leaders for tomorrow. I want to invite Rahul ji, Sonia ji, Kharge ji for this ceremony, and all our senior leaders, Priyanka ji. They have come, they have given their sweat, they have given a proper directions. So first I wanted to invite them personally. Then later we are discussing on the cabinet formation. उधर सिद्धारमैया 20 मई को कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक में सिर्फ एक डिप्टी सीएम रखने का फॉर्मूला दिया गया है। इसी कड़ी में बेंगलुरु में कर्नाटक के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए डीके शिव कुमार श्री कांति रवा स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें, इससे पहले कांग्रेस के ऐलान के बाद बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी ने सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा। इन सब पर विधायकों ने सहमति जताते हुए सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना। इसके बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो सिद्धारमैया की ताज पोशी होगी और ऐसे में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां, और उसके बाद अब देखना ये है कि आखिर किसको मंत्री बनाया जाता है, क्योंकि आज जो मीटिंग हो रही है वो इसी बात पर चर्चा की जा रही है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। और ऐसे में शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेताओं को भी न्योता मिला है। हालांकि कुछ ऐसे विपक्ष के नेता जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, और इसीलिए शपथ ग्रहण पर सियासत भी तेज हो गई है, जिसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे और बताएंगे भी आपको। लेकिन इससे पहले शपथ की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और ऐसे में देखिए किन किन मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है, जिसमें सीएम झारखंड के हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं, इनको न्योता दिया गया। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, इन्हें भी बुलाया गया है। डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव, जिन्हें आमंत्रित किया गया। ममता बनर्जी को बुलाया गया है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, लेकिन ममता बनर्जी की जगह टीएमसी सांसद यहां पर पहुंचेंगी। और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी इनवाइटेड किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी इस मंच पर नजर आ सकते हैं, उन्हें भी इन्वाइट किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इसके अलावा आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी, उन्हें भी बुलाया गया है। और सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। डी राजा जनरल सेक्रेटरी सीपीआई, उनको भी बुलाया गया है। महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष जो पीडीपी की हैं, उनको बुलाया गया है। और अब किसको नहीं बुलाया गया है, जिस पर सियासत तेज है, वो भी देख लीजिए। ये चेहरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें इन्वाइट नहीं किया गया। इसके अलावा सीएम तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, जिन्हें नहीं बुलाया गया है। केसीआर, जिन्हें नहीं बुलाया गया है। और ऐसे में ये सियासत तेज हो गई है कि ये वो पार्टियां, ये वो मुख्यमंत्री जिन्होंने कांग्रेस को शून्य तक पहुंचाया है, या जो आने वाले वक्त में जिन राज्यों में कांग्रेस के साथ मुकाबला है, चुनाव है, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम
सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक सीएम के शपथ समारोह को बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता के साथ ही शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कर्नाटक सीएम के शपथ समारोह में जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, वो जिस अभियान में लगे हुए हैं उसका कर्नाटक के चुनाव से शुभारंभ हो गया है। उनका संकेत 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकता को लेकर था। कितनी जबरदस्त हुई है और जो बने हैं मुख्यमंत्री, उनका तो हमको पहले से न संपर्क था ही, तो उन्होंने भी कहा और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आ जाएंगे। कर्नाटक के सिद्धारमैया के सीएम बनने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया। पटाखे फोड़े गए, लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई हैं। बता दें, कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिली थी। 135 सीटें जीतकर कांग्रेस राज्य में अपनी सरकार बना रही है और 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है। काफी दिनों तक चले मंथन के बाद कांग्रेस की तरफ से सिद्धारमैया को सीएम और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस 20 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। शपथ को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता भी कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत से काफी उत्साहित हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। बता दें, इससे पहले भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता के बाद कार्यकर्ताओं ने मंडला में जश्न मनाया था। हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। जय बजरंगबली के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली थी और जमकर आतिशबाजी भी की थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल में अपने स्कूल टीचर से मिलेंगे। बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1968 में चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उन्हें पढ़ाने वाली अपनी गणित की शिक्षिका रत्ना नायर से उन्होंने वादा किया था कि वो जब केरल जाएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे और अब ये हकीकत होने वाला है, क्योंकि उपराष्ट्रपति 22 मई को अपनी टीचर से मुलाकात करेंगे। दरअसल जब धनखड़ को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था, तब नायर ने उनसे बात की थी। उन्होंने अपने पुराने छात्र को इसके लिए बधाई दी थी और कामना की थी कि वो देश के प्रथम नागरिक बने। धनखड़ ने अपनी शिक्षिका को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण भी भेजा था, लेकिन नायर ने लंबी यात्रा करने में असमर्थता जताई थी। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि राज्य की यात्रा के दौरान वो उनसे मिलेंगे। कन्नूर में रहने वाली नायर धनखड़ को एक मेधावी छात्र के रूप में याद करती हैं। उन्होंने बताया कि एक छात्र के रूप में वो खेल और खेलों में उत्कृष्ट थे, डिबेट में सबसे आगे रहते थे। केरल के सीएम पी विजयन अनन्या मलयालम योजना का उद्घाटन उन्होंने किया। इस योजना के जरिए प्रवासी श्रमिकों को मलयालम भाषा और संस्कृति सिखाने में मदद करेगा, जिसके जरिए श्रमिकों के संचार में सुधार हो सकेगा। ये योजना सांस्कृतिक मामलों के विभाग के तहत मलयालम मिशन की तरफ से कार्यान्वित किया जाएगा और इसके पहले चरण की शुरुआत कजकुट्टुम क्षेत्र से होगी। तमिलनाडु सरकार ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए 4% डीए बढ़ाने की घोषणा की। सीएम एमके स्टालिन ने घोषणा की और बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। डीए बढ़ाने का फैसला वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही होगी। बता दें, इससे 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पारिवारिक पेंशनरों को मदद मिलेगी। हालांकि महंगाई भत्ता बढ़ने की वजह से सरकार की बैलेंस शीट में प्रत्येक वर्ष 2,367 करोड़ रुपए का सरकारी खर्च और ज्यादा जुड़ेगा। – 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद एमके स्टालिन ने कुपोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था, जिसके बाद 21 मई 2021 को नीलगिरी जिला मुथोराई चिल्ड्रन सेंटर में कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए एक विशेष चिकित्सा शिविर शुरू की गई थी। इसी के बाद 28 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार 6 साल से कम आयु के 1,11,216 गंभीर कुपोषित बच्चों को विशेष भोजन RUTF प्रदान किया गया और साथ ही माताओं को पोषण बॉक्स भी दिया गया।
अब मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक ऐसे बच्चे के विकास की निगरानी पोषण आहार और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस JS पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत के बेंच कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई पर जवाब देने के लिए बिहार सरकार को और मोहलत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा बिहार सरकार रिहाई से जुड़े मूल दस्तावेज जमा करवाए। बता दें 27 अप्रैल को बिहार सरकार ने इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को रिहा कर दिया था। इसके खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले 8 मई को उमा कृष्णैया की याचिका पर पहली सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK माहेश्वरी ने की थी। उस दिन कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट बिहार गवर्नमेंट को समय दिया है और वो उसको जवाब देने के लिए मैं सोचती हूँ अगर इस बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया होगा थोड़ा टाइम देने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा टाइम दे दिया है। मगर मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट जरूर हम लोगों को जस्टिस करेंगे बोल के। ये कृष्णैया के बारे में नहीं है, सारा देश के बारे में है, सारा IAS ऑफिसर्स का रिलेटेड इश्यू है। ये तो कृष्णैया का इश्यू ये अकेले नहीं है। कृष्णैया के केस में कुछ जस्टिस मिले तो कृष्णैया को फैमिली को कुछ फायदा होने वाला है ही नहीं, कुछ नुकसान होने वाला भी नहीं है। नुकसान तो जो हो गया 29 इयर्स बिफोर हो गया है। सो वो सिचुएशन तो बदल नहीं सकते, मगर दूसरा ऑफिसर्स को ये तो लगेगा जरूर। इसमें तो बोले तो क्या फायदा होता है नहीं तो क्या नुकसान होता है, ब्यूरोक्रेट कम्युनिटी को तो लगेगा। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर चर्चा और विवाद जारी है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने हैदराबाद में फिल्म के विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग का उद्देश्य लड़कियों को जागरूक करना है, इसीलिए सभी को फिल्म देखनी चाहिए। बता दें इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से फिल्म की स्क्रीनिंग जम्मू और अहमदाबाद में की गई थी। विहिप ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने के लिए पत्र भी लिखा था। तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी से जुड़े मामलों को CBCID को सौंपी गई है। बता दें इस पूरे मामले में CM स्टालिन ने कहा था कि शुरुआती जांच में पता चला है कि नकली शराब बनाने के लिए मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता था और CM ने विलुपुरम के SP को निलंबित करने का आदेश दिया। वहीं विलुपुरम जिले के मरक्कनम में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से महिला समेत 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 5 लोगों को 13 मई को देर रात सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुरुआत में 3 की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये घटना मरक्कनम के मछली पकड़ने वाले एकियार कुप्पम गांव में हुई, जहां लोगों के एक समूह ने शनिवार शाम को अवैध शराब का सेवन किया। मरने वालों के परिवार के घर में मातम का माहौल है। परिवार का कहना है कि आरोपियों को कड़ी सजा होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। इस साल मानसून सीजन की शुरुआत में थोड़ी देरी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने जारी एक बयान में कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के इस बार में केरल में थोड़ी देरी के साथ आने की संभावना है और ये आगामी 4 जून को तटों से टकरा सकता है। सामान्य रूप से मानसून 1 जून को केरल के जरिए भारत में आता है। इसमें आमतौर पर लगभग 7 दिनों की देरी या जल्दी शामिल होती है। इससे पहले साल 2022 की बात की जाए तो 29 मई को और 2021 में 3 जून को और 2020 में 1 जून को मानसून केरल में पहुंचा था। मानसून केरल से देश के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ता है और ये गर्म और शुष्क मौसम को बारिश के मौसम में बदलने का काम करता है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि इस साल भारत में मानसून के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।